तो वेरी वेरी वार्म वेलकम आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एटम एज्यूमिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या है कि एक हाइड्रोजन का एटम है, यहां पे न्यूक्लियाई है। ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई है जिसमें कि एक सिंगल प्रोटॉन रहता है। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाइड्रोजन में फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, समझते इतना, जवाब देते रहिए आप लोग। उसके बाद देखिए आपको यहां पे इसका कुछ वेलोसिटी होगा, इस इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा होगा इसका कुछ वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी के कारण इसमें कुछ मोमेंटम होगा। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ से हम लोग, डी ब्रॉगली साहब ने बोला है कि जो लैम्डा होता है वेवलेंथ वो h/p होता है। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट ऑर्बिट में ये अगर इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा होगा तो इसमें ऑफ कोर्स एक मोमेंटम होगा, तो वेवलेंथ भी होगा इसका, तो उसका वेवलेंथ जो है लैम्डा इज इक्वल टू h/p से तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे यही खेल हम आप लोगों को सिखाना चाहते हैं। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/p कर देते हैं, फिर h/m भी कर देते हैं, फिर यहां से m का वैल्यू पुट करते हैं, v का वैल्यू पुट करते हैं 2.18 इंटू 10⁶ z/। इतना लंबा करने से फायदा, एक शॉर्टकट है जो कि बोर साहब ने स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट दिया था। स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो वो एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट करता है, वो एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट करता है। जैसे कि फर्स्ट लोब में ये तो कुछ स्टैंडिंग वेव ऐसे क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके क्रिएट करेगा स्टैंडिंग वेव, यहाँ 2 लोब बन जाएगा। तो जो स्टैंडिंग वेव क्रिएट करता है उसका अगर आप लोगों को वेवलेंथ से रिलेशन निकालना है तो वो होता है 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। सही, तो अब आप लोगों को कहीं ना कहीं निकालना है, आप लोगों को डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब कि लैम्डा निकालना है। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 2πr/n लिख सकते हैं यहाँ पे। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2πr/n, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2π। अब ये फर्स्ट ऑर्बिट का बात कर रहा है तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट का 0.53 एंगस्ट्रम इंटू n²/z। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय n तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो n है, यहाँ पे जो n है ये फर्स्ट ऑर्बिट का बात कर रहा है, तो यहाँ पे लैम्डा जो हो जाएगा वो 2π इंटू 0.53 एंगस्ट्रम इंटू, अब ये n और ये n कैंसिल, और n का वैल्यू इनफैक्ट 1 पुट करना है क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का बात हो रहा है, और ये z जो है हाइड्रोजन के लिए बात हो रहा है। देखिए हाइड्रोजन के लिए बात हो रहा है, ये फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये z हाइड्रोजन के लिए बात हो रहा है, तो यहाँ पे नीचे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा जो हो जाएगा वो 2π इंटू 0.53 एंगस्ट्रम हो जाएगा। समझ में आता है? ठीक है, तो ये इसका जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे, जल्दी जल्दी आप लोग कैलकुलेट करिए इसका वैल्यू। ठीक है, और कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। हेलो, आप लोग यार जल्दी जल्दी कैलकुलेट करिए और इसका आंसर बताइए क्या आएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 2π इंटू 0.53 एंगस्ट्रम आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू जब आप लोग कैलकुलेट करते हैं करके देखिएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.058 पाई एंगस्ट्रम आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा वेवलेंथ। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो वेवलेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 1.058। अब देखो एक चीज को कि इससे एक चीज सीखो पहले, ये जो स्टैंडिंग वेव का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि जैसे कि अगर कोई दीवार है, दीवार में अगर रोप है तो रोप में जैसे स्टैंडिंग वेव बनता है तो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे नोड बनता है, यहाँ पे नोड बनता है, तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ होता है। हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन था वो भी जो स्टैंडिंग वेव बनाता है वहां पे भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे एक नोड बना, फिर यहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोड बन जाएगा। ठीक है, तो ये नोड यहाँ पे तो स्टैंडिंग वेव बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका डी ब्रॉगली साहब ने स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट दिया था कि 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, इसी के थ्रू मैंने ये क्वेश्चन को कराया। ठीक है, ये डायरेक्ट अगर आप लोग अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते लैम्डा इज इक्वल टू h/p और h/m भी करते तो वो बहुत लंबा हो जाता। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है। सही, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। तो आप लोग यार कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, तभी कुछ पता चल पाएगा कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं क्लास में। कमेंट करते रहिए आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि रेडियस निकालना है
He प्लस आयन का रेडियस और एनर्जी निकालना है कहां पे भाई, n इज इक्वल टू 2 पे और n इज इक्वल टू 3 पे, ठीक है। तो देखिए रेडियस जो होता है, रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, 0.53 एंगस्ट्रम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है रेडियस का। अब ये देखिए He प्लस आयन है, ठीक है, He प्लस आयन है, ठीक। अब He प्लस आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है, He प्लस आयंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है। अब देखिए हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हीलियम में Z इज इक्वल टू 2 होता है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 होता है। तो ये जो Z है ना, यहाँ पे जो Z है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिसाइड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है, और यहाँ पे जो N है ना ये सेल नंबर है, ठीक है। तो ये आप 0.53 एंगस्ट्रम इंटू एन स्क्वायर, मतलब आपको n इज इक्वल टू 2 पे निकालना है, तो 2 स्क्वायर बाय, और ये Z इज एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कितना है, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, ये 2 है, ठीक है। तो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.53 एंगस्ट्रम इंटू 2, ठीक है, जिसका वैल्यू आ जाएगा, जब 0.53 एंगस्ट्रम इंटू 2 करेंगे तो ये कैलकुलेट करके आ जाता है। मैं आंसर आप लोगों को, आप लोग कैलकुलेट करिए, मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूं, कैलकुलेट करके जब आ जाएगा ये, तो 3 2 6 5 2 10, एक हासिल बचा, 1.06 एंगस्ट्रम आ जाएगा। तो इसका जो He प्लस आयन है उसका n इज इक्वल टू 2 पे जो रेडियस होगा वो 1.06 एंगस्ट्रम हो जाएगा, सही है। उसके बाद n इज इक्वल टू 2 पे एनर्जी कितना हो जाएगा, तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे Z कितना है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, हीलियम में 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 2 है। तो यहाँ पे वही एनर्जी का फॉर्मूला जैसे हाइड्रोजन में लगाते हैं, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। भैया n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर कितना है, ऑर्बिट नंबर 2 है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर लगाएंगे, तो ये 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब कि n इज इक्वल टू 2 पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी कितना होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। यार आप लोग कमेंट करते रहिए, आप लोग को बार बार बोल रहे कमेंट करते रहे, कमेंट जब तक आप लोग नहीं करेंगे तब तो आप लोग, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग कितना समझ रहे हैं, कितना चीजों को सीख रहे हैं, क्योंकि इंटरेक्टिव क्लास होना चाहिए कि हाँ भाई मैं कुछ बता रहा हूं तो आप लोग को कुछ आंसर बताना चाहिए, कितना आएगा, तो वो आप लोगों का कोई कमेंट ही नहीं आ रहा है। हाँ 6.53 कैसे आया, कहां पे 6.53, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, कहां पे 6.53 बोल रहे हो, ये 0.53 है भाई, ये 0.53 है। ये जो रेडियस जो होता है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए इसका फॉर्मूला होता है 0.53 एंगस्ट्रम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो अगर हाइड्रोजन है तो Z1 हो जाएगा, यहां पे सिंस हीलियम प्लस है, हीलियम प्लस है यहां पे, तब Z इज इक्वल टू 2 रखेंगे। और देखो ये वाला जो फॉर्मूला भी है ना, एक चीज और बता देता हूं, ये वाला जो फॉर्मूला है ये वैलिड किसके लिए बताते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड है, हाइड्रोजन के लिए तो है ही वैलिड, बिल्कुल हाइड्रोजन के लिए तो वैलिड रहेगा ही रहेगा। साथ साथ जो हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम किसको बोलते हैं, जिसमें कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो, जो जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन में तो भाई एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। अब मान लीजिए He प्लस का बात कर लिए, तो He प्लस में भी देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्लस है मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन गायब है, मतलब कि यहाँ पे 2 प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो He प्लस भी जो है हाइड्रोजन लाइक एटम है, Li प्लस प्लस ये भी हाइड्रोजन लाइक एटम है, समझ रहे बात को। तो हाइड्रोजन लाइक एटम में ये रेडियस का फॉर्मूला वैलिड होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है यार, स्लो, ये तो देखो एक्चुअली क्या है कि ये बेसिक है तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी, ठीक है, स्लो रखेंगे, चलो ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया आप लोगों का n इज इक्वल टू 2 के लिए। अब n इज इक्वल टू 3 के लिए चेक करते हैं, ठीक है, n इज इक्वल टू 3 के लिए, तो n इज इक्वल टू 3 में जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.53 एंगस्ट्रम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है। तो यहां पे 0.53 एंगस्ट्रम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड इज इक्वल टू हो जाएगा ये 0.53 एंगस्ट्रम इंटू एन का कितना है यहाँ पे, नंबर ऑर्बिट नंबर कितना है 3, तो 3 स्क्वायर बाय जेड, जेड क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है भाई He प्लस में, जेड इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये 0.53 इंटू एंगस्ट्रम इंटू 9/2,
ठीक है। अब जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैलकुलेट करके आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करके वो आ जाएगा 2. हाँ, इसका कैलकुलेट करके आ जाएगा 2.38 एंगस्ट्रम। 2.38 एंगस्ट्रम इसका आंसर आ जाएगा, चेक करके देखिए आप लोग। हाँ, 2.385 एंगस्ट्रम सही है, ठीक है। अब देखो एनर्जी निकालते हैं, अब इसका एनर्जी निकालते हैं। तो इसका एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला लिखेंगे, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एनर्जी बराबर -13.6, जेड क्या है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है He+ में भाई 2 होता है, 2 स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एन ऑर्बिट नंबर भाई n = 3 के लिए बात कर रहा है तो 3 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो -13.6 इंटू 4/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, चेक करके देखो कितना आएगा, बताओ आंसर बताओ सब कोई। नहीं अंकुश, Z-1 जो तुम बोल रहे हो ना, सुनो पहले मेरा बात, ये तुम्हारा बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तुम जो Z-1 का जो बात कर रहे हो ये एक्सरेज में होता है, हैवी मेटल में जो K अल्फा सीरीज होता है, L अल्फा सीरीज होता है या K बीटा सीरीज होता है, उसमें Z-1 जैसे K अल्फा सीरीज है, हैवी मेटल है, मान लो मोलिब्डेनम एटम है, तो उसमें जो फॉर्मूला होता है उसमें होता है 13.6 Z-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन लाइक एटम का बात कर रहा है, यहां पे Z-1 या Z-7.4 नहीं होगा, जैसे L में यहां पे Z-7.4 होता है। ये किसके लिए होता है, हैवी मेटल के लिए यार, मोलिब्डेनम, आयरन, टंगस्टन, ये सब मेटल के लिए ये फॉर्मूला होता है। इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं। यहां पे तुम जो बोल रहे हो ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। तो हाँ, कैलकुलेट करके आ जाता है -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हाँ, नृपेंद्र मजूमदार आंसर सही है तुम्हारा 6.04, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा देना, ये माइनस का सिग्निफिकेंस है, माइनस लगा देना यहाँ पे, ठीक है। और शुभम सिंह तुम भी माइनस यहाँ लगा देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया हम लोग से, बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन, इससे कुछ कंसेप्ट डेवलप हुआ होगा, जो फॉर्मूला का जो फॉर्मूला याद हो गया होगा एक तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। ए पॉजिटिव हाइड्रोजन लाइक, क्वेश्चन में बोल रहा है ए पॉजिटिव हाइड्रोजन लाइक हैविंग इलेक्ट्रॉन एट इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो हाइड्रोजन लाइक कोई एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, मतलब कि एक प्रोटॉन से ज्यादा होगा, ठीक है, एक प्रोटॉन से ज्यादा होगा, एक होगा, या हो सकता है हाइड्रोजन ही हो, क्या पता, हो सकता है Z=2 हो, He+ हो सकता है Z=3 हो जाए, Li++ हो जाए, हो सकता है, ठीक है। तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जो कि ग्राउंड स्टेट पे है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट पे वो इजेक्ट करता है, मतलब कि बाहर निकल जाता है वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब बाहर निकलता है तो फोटोन निकालता है, ऑफकोर्स फोटोन निकालेगा, क्योंकि ये देखो हाँ, बाहर निकलेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, कैसे बाहर निकलेगा, जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जब फोटोन एब्जॉर्ब करेगा बाहर से कुछ, अगर ये एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा ये इलेक्ट्रॉन, तभी तो ये बाहर निकल सकता है, क्योंकि अंदर -13.6 मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, -13.6 तो नहीं बोल सकते वो हाइड्रोजन के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ इसका कुछ निगेटिव एनर्जी होगा, ये पक्का है, यहाँ पे उसका कुछ निगेटिव एनर्जी होगा। तो उतना ही एनर्जी अगर पॉजिटिव एनर्जी इसको दे दे तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना इज एब्जॉर्ब बाय इट, लेस इट मतलब और लेस मतलब इतना वेवलेंथ लगभग हम लोग इसको दिए इस इलेक्ट्रॉन को, ताकि ये इसमें कुछ एनर्जी आ जाए और ये कुछ बाहर निकल जाए, ठीक। तो फोटोन का एनर्जी निकाल लेते हैं हम लोग। तो फोटोन का जो एनर्जी हो जाएगा वो hν होता है, हम लोग जानते हैं। तो hν को हम लोग लिख सकते हैं hc/λ, ठीक है। अब देखो hc/ यहां पे क्या लिखेंगे, लैम्डा, लैम्डा क्वेश्चन में दिया हुआ है, लैम्डा कितना दिया हुआ है, 228 एंगस्ट्रम, लैम्डा दिया हुआ है 228 एंगस्ट्रम, सही। अब देखो यहां पे जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वही चीज इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे H का वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे C का वैल्यू पुट करते हैं, H का 6.63 × 10⁻⁻34, फिर C का पुट करेंगे, इतना पुट करेंगे, इतना लेंदी कर देंगे। तो उससे अच्छा एक ट्रिक बता देता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करता हूं, Hc/13.6 यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। Hc/13.6 नहीं, सॉरी, यहाँ पे Hc/911 लिख देता हूं मैं,
Hc/911 एंगस्ट्रम, और यहां पे भी ऊपर 911 एंगस्ट्रम लिख देता हूं और यहां पे 228 एंगस्ट्रम रहेगा। ठीक है, कोई फर्क पड़ा क्या? इन दोनों जो लिखा हुआ है इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी Hc/228 एंगस्ट्रम है, ऊपर नीचे गुना कर दिए खाली 911 एंगस्ट्रम का। ठीक है, अब देखो ये जो होता है ना Hc/911 एंगस्ट्रम, इसका वैल्यू याद कर लो, ये होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये कैसे होता है? जैसे कि ये अगर हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा और ये फर्स्ट ऑर्बिट से अगर इंफिनिटी ऑर्बिट पे चल जाता होगा, तो इसमें जो एनर्जी का जो डिफरेंस आता है ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, जानते ही इस बात को, और वेवलेंथ आ जाता है उसमें 911 एंगस्ट्रम। ठीक, तो Hc/911 एंगस्ट्रम 13.6 डायरेक्ट लिख लो। ठीक, अब ये 911/228 कर लो यहाँ पे, और ये पूरा जो है तुम्हारा एनर्जी होगा तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम कैलकुलेट करोगे एनर्जी को, तो एनर्जी का जो वैल्यू आ जाएगा, ये एनर्जी का तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा 13.6 इंटू, अब ये 911 बाय जब तुम 228 करोगे तो लगभग इसका वैल्यू 3.99 आ जाएगा। ठीक है, 3.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो इतना एनर्जी जो है ये डेल्टा ई, इतना एनर्जी निकला। ठीक है, अब देखो अब तुम इसको डेल्टा ई को लिख सकते हो 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर, क्योंकि फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो गया, इजेक्ट कर गया तो फ्री हो गया, तो इंफिनिटी स्क्वायर लिख सकते हो उसको। ठीक है, इज इक्वल टू 13.6 इंटू ये 3.99, यहाँ पे ऐसे ही लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे 13.6 जेड स्क्वायर और यहाँ पे 1/n स्क्वायर 1/1 स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको छोड़ दो और यहाँ पे 13.6 इंटू 3.99 लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे 13.6 और 13.6 कैंसिल हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर जो हो जाएगा यहाँ पे 3.99 हो जाएगा, तो लगभग लगाओ, तुम इसको अप्रॉक्स करके लिख सकते हो 4। ठीक है, तो जेड यहाँ से आ जाएगा 2, तो साफ साफ पता चल रहा है ये इसका जो है ये कौन सा एलिमेंट है, ये He++ एलिमेंट है। ठीक है, ये He++ एलिमेंट है, दिखा देता हूँ स्क्रीन, ये He++ एलिमेंट है, सॉरी He+ एलिमेंट है। ठीक है, जिसमें कि Z = 2 होगा, उसी में ही ये पॉसिबल है। ठीक है, सबको समझ में आया? रिप्लाई करते रहो। सही है, यही क्वेश्चन में ये बोला था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हेलो, तुम लोग कमेंट में रिप्लाई करते रहो, तभी तो पता चलेगा ना। हाँ, तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द टेम्परेचर एट विच एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट एज्यूमिंग एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल इज 3/2 kT। ठीक है, देखो क्वेश्चन पहले समझो, सबसे पहले कोई क्वेश्चन को लॉजिकली समझो, फॉर्मूला बाद में जाए, पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, देखो कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसको आप टेम्परेचर में कुछ रखते हैं। ठीक है, तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है F/2 kT। कोई मॉलिक्यूल को जब आप कुछ टेम्परेचर T पे रखते हैं तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है। इनफैक्ट अगर ये आइडियल गैस है तो आप उस काइनेटिक एनर्जी को इंटरनल एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इसमें इंटरनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होता है, जिसका की वैल्यू होता है F/2 kT। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों मिला हुआ होता है इसमें, और वो बराबर होता है F/2 kT। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है मतलब कि H2 है। ठीक, अगर तुमसे कोई पूछ लेगा कि इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी बताओ तो तुम बोलोगे भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो F/2 kT होता है। तो F यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, ये सिंस डायटोमिक गैस है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 5 हो जाएगा, तो 5/kT तुम बोल दोगे। ठीक है, लेकिन ये टोटल एनर्जी है। अगर तुमसे कोई सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछेगा कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है इस हाइड्रोजन गैस में, तो तुम बोलोगे 3/2 kT है। समझो बात को,
3/2 kT बोलोगे। उसी तरह इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि 3/2 kT है। प्रॉब्लम ये है, अगर मेंशन नहीं करता तब तुम 5/2 kT लेते, ठीक है। यहां पे मेंशन कर दिया 3/2 kT, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बात करना चाह रहा है ये, कहीं ना कहीं ये जो बात करना चाह रहा है ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, मतलब यहां पे छिपा हुआ है, यहां पे एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी छिपा हुआ है, ठीक है। और ये दिया हुआ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो 3/2 kT दिया हुआ है, सही है, ठीक, समझ में आता है। तो अब यहां पे तुमको बताना है किस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर तुमको फाइंड करना है, और यहां पे बोल दिया है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है भाई, ग्राउंड स्टेट पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा, ये अगर हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई है और अगर ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो इसमें कितना एनर्जी होता है सबको पता है, -13.6 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना होता है। अगर नहीं भी पता है तो भी चेक कर लोगे एनर्जी का फॉर्मूला से, ठीक है। लेकिन इतना तो यार एटलीस्ट पता होना ही चाहिए सबको कि n इज इक्वल टू 1 पे जो एनर्जी होता है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, n इज इक्वल टू 2 पे -3.4 होता है, इतना तो याद रहना ही चाहिए, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। तो अब देखो ये बाइंडिंग एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये बोल रहा है ये इक्वल्स है जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ठीक। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि 3/2 kT ही जो है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक। अब देखो यहां से 3/2, अब देखो k को हम लोग, बहुत स्टूडेंट को k का वैल्यू याद नहीं रहता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है k, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो एग्जाम में क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू याद नहीं रहता है तो स्टूडेंट लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। देखो इनफैक्ट मुझे भी याद नहीं है k का वैल्यू क्या होता है, देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। k इंटू अवोगाद्रो नंबर जानते हैं, k इंटू अवोगाद्रो नंबर जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो k इंटू अवोगाद्रो नंबर जो होता है, k इंटू Na जो होता है वो r होता है, ठीक। तो हम लोग यहां से k बराबर लिख सकते हैं R/Na लिख सकते हैं, सही है, R/Na लिख सकते हैं। तो हम लोग इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को जो है R/Na लिख देते हैं, ठीक है। अगर किसी को फॉर्मूला याद है k का वैल्यू याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद है तो एटलीस्ट R/Na तो लिखना ही लिखना चाहिए, इंटू T इज इक्वल टू 13.6। अब देखो टेम्परेचर जो ऐसा यूनिट में निकालना है, अब काम नहीं चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है तो इसको भाई जूल में होना चाहिए ना, तब ना टेम्परेचर ऐसा यूनिट में आएगा। तो 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल लिख देते हैं इसको, ठीक है, इसको जूल में कन्वर्ट कर दिए, ताकि हम ऐसा इसीलिए किए ताकि सब कुछ जो है ऐसा यूनिट में रहे और हमारा जो टेम्परेचर है वो भी जो है ऐसा यूनिट में है, इनफैक्ट केल्विन में है, ठीक है। तो हमारा जो टेम्परेचर आ जाएगा यहाँ पे, हमारा जो टेम्परेचर आ जाएगा, तो टेम्परेचर को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू अवोगाद्रो नंबर, मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 3R, मतलब 3 इंटू R का वैल्यू ऐसा यूनिट में क्या होता है 8.314। और जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो टेम्परेचर का वैल्यू आ जाएगा। पहले आप लोग इसको कैलकुलेट करके हमको जरा बताइए आंसर में, तब मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो सब कोई कमेंट करिए इसका आंसर, इसको कैलकुलेट करके देखिए कैलकुलेटर से कितना आता है इसका वैल्यू। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए, जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ अंकुश, हाँ शुभम, सब कोई बताओ इसका आंसर क्या होगा, टेम्परेचर का वैल्यू क्या आ जाएगा कैलकुलेट करके। तुम लोग यार ऐसे कर रहे हो, मतलब कि रिप्लाई नहीं कर रहे हो, कुछ लग रहा है कि मैं अकेले ही पढ़ा रहा हूं। इंटरेक्ट तो करो, कुछ कमेंट करते रहो, बार बार बोल रहा हूं मैं, कमेंट करते रहो। किसी का कमेंट ही नहीं आ रहा है, और जबकि 12 लोग जुड़े हुए हैं चैनल से। कमेंट करते रहो यार। हाँ नृपेंद्र काया 10.51 इंटू 10⁻⁴, ठीक है भैया, चेक कर लेते हैं हम। तो यहां पे आ रहा है मेरा 1.05 इंटू 10⁵ केल्विन। हाँ नृपेंद्र तुम्हारा सही है, क्योंकि तुम जो बोल रहे हो वो 10.5 इंटू 10⁴ बोल रहे हो। हाँ तो दोनों ही सही है। हाँ नृपेंद्र तुम्हारा आंसर सही है। और सब लोग करो, किसी को कोई प्रॉब्लम, आंसर निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ बताओ तो तुम लोग।
चलो फिर सबका हो गया है तो फिर आगे ही बढ़ा जाए।